ओके गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विथ अकाउंटिंग रेशियोज। क्या है अकाउंटिंग रेशियो? ध्यान से सुनो। जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस एंड वी मेक व्हाट? बैलेंस शीट। जब प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताता है? परफॉर्मेंस। एंड बैलेंस शीट हमें क्या बताता है? पोजीशंस। राइट। बट क्या कंपनी को सिर्फ ये दो स्टेटमेंट के बेसिस पे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमें ना, जब कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में जानना है तो हमें बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं, पोजीशंस को समझना पड़ता है। मतलब बैलेंस शीट के जो डेटा है उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग फिर बहुत सारे क्या पढ़ते हैं? रेशियोज। ये रेशियोज हमें चार चीज़ों के बारे में बताता है। फर्स्ट, लिक्विडिटी रेशियो। सेकेंड, सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड, एक्टिविटी रेशियो। एंड फोर्थ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मतलब हमने परफॉर्मेंस को चार फॉर्म में मेजर करने वाले हैं कि वो कंपनी ने इस साल कैसा परफॉर्म किया है। हम क्या बेसिस पे मेजर करने वाले हैं? चार। वन इज लिक्विडिटी, सेकेंड इज सॉल्वेंसी, थर्ड इज एक्टिविटी एंड फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी। फर्स्ट समझते हैं लिक्विडिटी रेशियो क्या है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि हो सकता है कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट हो, बट ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कैश में हो, क्योंकि क्रेडिट सेल्स भी बहुत होता है। अब उसमें कभी कभी प्रॉब्लम क्या चीज़ की आ जाती है? कैश क्रंच। सर क्या होता है कैश क्रंच? सपोज मेरी कंपनी ने इस साल बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, पर सारा अभी डेटर्स में। अब डेटर्स में सारा पैसा है तो पैसा आना बाकी है। और अगर मेरी इमीडिएट लायबिलिटी हो, जिसे हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी, अगर वो हम नहीं चुकाए तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अगर हम क्रेडिटर्स को पैसा चुकाना और क्रेडिटर्स को हमने मना कर दिया तो क्या अगली बार क्रेडिटर्स हमें पैसा देगा? सॉरी, पैसा क्या, माल देगा हमें? नहीं। और हमारे बिजनेस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो मुझे ये जानना है कि क्या कंपनी के पास वो एबिलिटी है कि वो इमीडिएट अपनी सारी लायबिलिटी को चुका पाए। इमीडिएट लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी। इसके लिए जो रेशियो चेक करते हैं उस रेशियो को क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी। क्या चीज क्लियर? सेकेंड इज सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी का मतलब क्या? ऑब्वियसली हमारी जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, क्या कंपनी की कैपेबिलिटी क्या है कि क्या वो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को चुका सके। और वो जानने के लिए हम जो रेशियो पढ़ते हैं उस रेशियो को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंसी रेशियो। तो ये दो रेशियो हमें क्या बताता है? द कंपनीज एबिलिटी टू रीपे देयर क्रेडिट। क्यों? क्योंकि अगर आज मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं तो क्या वो कैपेबल है अपना सारा उधार चुका? शॉर्ट टर्म चुकाने के लिए क्या है बताइए? लिक्विडिटी। लॉन्ग टर्म चुकाने के लिए क्या है? सॉल्वेंसी। अगर दोनों रेशियो अच्छा है तो मेरे को एक शांति मिलती है कि हाँ, इस कंपनी की ये तो क्लैरिटी है कि अगर मैं इस कंपनी में पैसा डालूं तो मेरा पैसा कहीं डूबेगा नहीं। राइट? क्यों पैसा नहीं डूबेगा? क्योंकि कंपनी की उतनी एबिलिटी है कि वो मेरा पैसा चुका देगा, चाहे वो मैं ओनर बनूं या चाहे वो मैं बैंक डिबेंचर्स खरीदूं, मतलब कंपनी को फिक्स लोन दूं। बट खाली पैसा आना थोड़ी है, कमाना भी तो है। तो कमाने के लिए मैं सबसे पहले कौन सा रेशियो जानना चाहता हूँ? एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो का मतलब कंपनी का सेल्स कैसा है, कंपनी का परचेज कैसा है, कंपनी कितना जल्दी अपनी लायबिलिटी चुका रही है, कितना जल्दी पैसा कैश में कन्वर्ट कर रही है, स्टॉक कितना जल्दी सेल्स में कन्वर्ट कर रही है। ये तो एक्टिविटी है कंपनी का। पहला क्या काम है बताइए? कितना बढ़िया से उधार ले पा रही है। दूसरा, कितना जल्दी अपने स्टॉक को किस में कन्वर्ट कर पा रही है? सेल्स में। तीसरा, कितना जल्दी सेल्स का पैसा कैश में कन्वर्ट कर पा रही है, क्योंकि ये एक्टिविटीज कंपनी को करनी पड़ती है। अगर एक्टिविटीज बहुत अच्छी है तो इसका मतलब कंपनी का फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ है। और उसको और कंफर्म करने के लिए और एक रेशियो कौन सा हो गया? प्रॉफिटेबिलिटी। बिकॉज अगर कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है तो फ्यूचर में मुझे इन्वेस्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले दो इंडिकेटर मेरे पैसे को सेव करता है, दूसरे दो इंडिकेटर मेरे को ग्रोथ के बारे में बताता है। और ये चार रेशियोज अगर अच्छे होता है तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर्स अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। क्या चीज क्लियर हुआ? समझ आया? क्या क्लियर? राइट। तो यही रेशियोज को हम समझने के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो हम सॉल्व करेंगे विच रेशियो गाइस, कम ऑन, लिक्विडिटी रेशियो।
अब लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो रेशियो आने वाले हैं. वन इज करंट रेशियो एंड सेकेंड इज क्विक रेशियो. कौन से दो रेशियो बताइए? वन इज करंट रेशियो एंड वन इज क्विक रेशियो. करंट रेशियो ये कहता है आपके कंपनी के पास कितने करंट एसेट्स हैं जो आपकी इमीडिएट करंट लायबिलिटी को चुका सके. क्या चीज क्लियर हुआ? करंट रेशियो क्या बोलता है? आपकी कंपनी के पास कितने करंट एसेट्स है जो इमीडिएटली क्या चुका सके, बताइए, करंट लायबिलिटी को. अब कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कंपनी का रेशियो बराबर है या नहीं. तो इसका स्टैंडर्ड होता है 2:1. नाउ व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 2:1? कि अगर कंपनी को बाहर 1 रुपये चुकाना हो करंट लायबिलिटी के फॉर्म में, तो कंपनी का आइडियल कितना पैसा होना चाहिए करंट एसेट्स में? 2 रुपये. दैट इज योर आइडियल रेशियो. और ये अगर आइडियल रेशियो है तो इसका मतलब अगर इससे अच्छा रेशियो है तो हम कह सकते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी बहुत अच्छी है. इससे नीचे है तो हमें एक साइन ऑफ वरी दिखता है कि भाई कंपनी की लिक्विडिटी में कुछ ना कुछ तकलीफ आ सकती है. क्या चीज क्लियर हुआ? राइट. नाउ व्हाट इज क्विक रेशियो? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. जो प्रॉब्लम ऑब्वियसली करंट रेशियो में कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है, उसके लिए हम कौन सा रेशियो पढ़ने वाले हैं? क्विक रेशियो. पर पहले हम क्या कंप्लीट करेंगे, बताइए? करंट रेशियो. क्या चीज क्लियर? अब करंट रेशियो समझने से पहले देखते हैं करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है. तुम मुझे बताओ, एक करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है? बोलो. सबसे पहला ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसके अंदर दोनों आता है, बिल्स रिसीवेबल एज वेल एज डेटर्स, कैश एज वेल एज बैंक. तीसरा स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री कहते हैं. फोर्थ इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, किसी को शॉर्ट टर्म में हमने लोन दिया हो, दैट इज ऑल्सो करंट एसेट्स. एंड फिफ्थ प्रीपेड एक्सपेंस. ये सारे हमारे क्या हुए? करंट एसेट्स. सो व्हाट इज करंट लायबिलिटी? जैसे ट्रेड रिसीवेबल है वैसे ही होता है ट्रेड पेएबल. सेकेंड कैन आई से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. अच्छा, ट्रेड पेबल्स के अंदर दोनों आ गया, बिल्स पेएबल एज वेल एज क्रेडिटर्स. नेक्स्ट इज व्हाट? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. और जनरली तीसरा कौन सा होता है, बताइए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. चौथा हो सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट. हालांकि शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट है, पर ठीक है, मैंने अलग से लिख दिया. तो ये है हमारे करंट एसेट्स और ये होती है हमारी करंट लायबिलिटी. क्या चीज क्लियर? ओके. नाउ सर, क्या रेशियोज में हमें फॉर्मूला सीखना चाहिए? द आंसर इज नो. आपको फॉर्मूला नहीं सीखना है. मैं आपको एक बैलेंस शीट बना के बताऊंगा. ये बैलेंस शीट समझ लो. आपको एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस बैलेंस शीट अच्छे से समझ आना चाहिए. क्या होता है बैलेंस शीट? ध्यान से सुनना. अभी तो अभी मैं पहले रेशियोज नहीं करा रहा हूँ, पहले बैलेंस शीट समझा रहा हूँ. क्योंकि जब तुमने बैलेंस शीट समझ लिया, एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सबसे पहली बात, हम बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, विच इज कैन आई से फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है. दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स. और बाकी सब कुछ किसके अंदर जाएगा, बताइए? करंट एसेट्स. तो एसेट्स में यही सब है. कोई डाउट? ओके. नेक्स्ट इज योर करंट लायबिलिटी. क्या है? करंट लायबिलिटी. क्या चीज क्लियर? ऊपर क्या होगा तुम्हारा? नॉन करंट लायबिलिटी. ठीक है. अब नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर दो चीजें होती है. जनरली तुम दो ही याद रखोगे, लॉन्ग टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन. फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म डेट. लॉन्ग टर्म डेट मतलब अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया है फॉर लॉन्ग टर्म. सेकेंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब वो सारी लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा हो पर जिसका अमाउंट सर्टेन नहीं है. हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, क्या होते हैं लॉन्ग टर्म डेट, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा. तो क्वेश्चन में तुम्हें लॉन्ग टर्म डेट और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया होगा. और तीसरा क्या होता है, बताइए? इक्विटी. सर आपने कैपिटल वर्ड क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि अब हम आ चुके हैं थर्ड बुक, और थर्ड बुक हम कंपनी की ही बात करते हैं. हम पार्टनरशिप में कोई तरीके का रेशियोज नहीं करते हैं. जनरली हम किस में करते हैं? कंपनी. और कंपनी में क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल. अच्छा, उसको एक नाम दे देता हूं पहले. क्या नाम दिया जाता है? शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में पहला कौन सा बताइए?
इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। किस किस को पता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? सर इक्विटी शेयर कैपिटल सबको पता है, ओनर जो उसके पास शेयर हो उसे इक्विटी बोलते हैं। अब समझो कि तुम हमारी कंपनी के ओनर्स हो, इसमें याद है कोई भी क्लब में मेंबर होता है तो एक नॉर्मल कैटेगरी होती है, एक प्रीमियम। वैसे ओनर में एक प्रीमियम कैटेगरी जिसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शब्द से पता चलता है उन्हें प्रेफरेंस मिलता है। किससे प्रेफरेंस मिलता है? इक्विटी वालों से। सर क्या प्रेफरेंस मिलता है? पहला प्रेफरेंस ये मिलता है कि आपको अगर कंपनी लिक्विडेट होगी तो पहला पैसा प्रेफरेंस को मिलेगा, फिर किसको मिलेगा? इक्विटी को। और दूसरा प्रेफरेंस है डिविडेंड, कि पहला डिविडेंड हम किसको देंगे? डिविडेंड पहला नहीं देंगे, डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स है। फॉर एग्जांपल देखो कंपनी लॉस में हो तो ना इक्विटी को मिलेगा ना ही प्रेफरेंस, क्योंकि ओनर है भाई, ओनर को प्रॉफिट में मिलता है। पर अगर प्रॉफिट हो, क्या जरूरी है इक्विटी को मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो कंपनी जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब सोचेंगे, ओनर एजीएम होगा, एजीएम में जब ओनर्स डिक्लेयर करेंगे तब जाके डिविडेंड देंगे। अदरवाइज जरूरी नहीं कि हम डिविडेंड दे। अरे क्लियर? बट प्रेफरेंस के बाजू में ना एक परसेंटेज होता है, समझो 10%। जो 10% का मतलब क्या कि अगर कंपनी प्रॉफिट में हुआ तो उसे 10% देना ही पड़ेगा। वहां पे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है कि डिविडेंड देना है या नहीं। तो सर फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है? लॉन्ग टर्म डेट उसमें भी तो मिलता ही है। लॉन्ग टर्म डेट जैसे डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होता है बताइए? चलो ये नाम पहले समझ लो। डिबेंचर्स क्या हुआ? सर बैंक से लोन लेता हूं तो बैंक लोन होता है, पब्लिक से लोन लेता हूं उसे क्या बोलते हैं? डिबेंचर। नाम अलग है बाकी वही है। तो बताओ सर प्रेफरेंस को भी तो मिलता है, तो फिर डिबेंचर और प्रेफरेंस में क्या फर्क है? प्रेफरेंस डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट में भी मिलेगा, लॉस में भी मिलेगा। ठीक है, इसको कभी मिलेगा जब प्रॉफिट में हो, पर डिविडेंड फिक्स से मिलेगा ही, और इक्विटी को मिलेगा नहीं। क्या चीज़ क्लियर? समझ आ गया? तो सर ऐसा है तो फिर हर कोई प्रेफरेंस में डालेगा ना, इक्विटी क्यों बनना चाहोगे? इक्विटी में 10% नहीं 15% भी मिल सकता है, 20% भी मिल सकता है। प्रेफरेंस का रिटर्न फिक्स हो गया, वो कितना है? 10%। इज दैट क्लियर गाइस? समझ गए ये चीजें? चलो धीरे धीरे हम नए नए टर्मिनोलॉजी भी सीखेंगे और फिर हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, पर अभी के लिए इतना समझो। सर यहां तक क्लियर है? जेना इतनी खुश हो गई सर, फाइनली आप वो करा रहे हो। सर यहां तक क्लियर? रक्षा करा दूंगा, डोंट वरी। मुझे वो, चलो यहां तक क्लियर है? इक्विटी, नॉन करंट एंड करंट, कोई डाउट? सब समझे राइट? करंट लायबिलिटी मैंने ऑलरेडी समझा दिया। नॉन करंट में दो याद रखना, एक लॉन्ग टर्म डेट और एक है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म डेट मतलब जो भी आप लोन ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे इट कैन बी बैंक लोन, इट कैन बी डिबेंचर्स। डिबेंचर सब समझ आ गया, पब्लिक से पैसा लेना। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है? वो चीज जिसका लायबिलिटी लॉन्ग टर्म है पर अमाउंट सर्टेन नहीं है। जब हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो मैं सब बताऊंगा। राइट? क्लियर है यहां तक ना? अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आप आपका टोटल डेट बताओ, क्या पूछे? टोटल डेट, तो क्या लूं? क्या लेना चाहिए मुझे टोटल डेट में? रेज योर हैंड। प्रांजल ऑब्वियसली तेरे को पता है, बाकी लो। टोटल डेट, द आंसर इज नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, क्योंकि डेट मतलब वो चीज जो बाहर वालों को देना है, और ओनर को जो देना है वो कैपिटल इक्विटी हुआ। तो जो बाहर वालों को देना है उसे डेट बोलते हैं, और टोटल डेट मतलब नॉन करेंट प्लस करेंट। समझ गए? तो गाइस उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स है। क्लियर है यहां तक? क्लियर? सो व्हाट डू यू मीन बाय टोटल डेट प्लस करेंट? तो मैं इन दोनों को मिला के क्या बोल सकता हूं बताइए? टोटल डेट। मुझे ना एक और चीज जानना है। कोई मुझसे पूछता है कि आपने धंधे में कितना कैपिटल डाला है, पूछते हैं ना भाई आपके बिजनेस में कितना कैपिटल डाला है आपने, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई भी बिजनेस शुरू करते हो सबसे पहले कौन पूछते हैं? क्या पूछते हो? आपका धंधे में कितना कैपिटल डाला है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। सवाल है कि अगर मुझे कोई पूछे कि भाई मेरे बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? जितना इनिशियली। क्यों? मैं 5 साल बाद पैसा डालू वो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है?
लॉजिक बोलो, आंसर फॉर्मूला नहीं चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है धंधे में कितना कैपिटल डाला है लॉन्ग टर्म के लिए, उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। समझ आया? तो ऑब्वियसली क्या ये पैसा शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है? लॉन्ग टर्म। क्या ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हुआ? आपने ज़रूर बाहर से लाया है पर पैसा बिजनेस के लिए तो डाला है। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं गाइस? कम ऑन, कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर लॉजिक पता हो तो आपको ऐसे पता चल जाए। कैपिटल एम्प्लॉयड को मुझे धंधे में कितना कैपिटल डाला है, मतलब धंधे में कितना लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाला है। तो धंधे में लॉन्ग टर्म कितना पैसा डाला है? जितना पैसा आपने शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म, और जो बाहर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लाया। समझ गए कि कैपिटल एम्प्लॉयड सबको समझ आया? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है बताइए? टोटल ओनर का पैसा प्लस लॉन्ग टर्म डेट। क्लियर? टोटल डेट क्या होता है भाई? नॉन करंट प्लस करंट, मतलब दिस प्लस दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस प्लस दिस इज टोटल डेट। क्लियर? लास्ट चीज तुम्हें याद रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? धंधे का डे टू डे चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो वो पैसा धंधे का जो डे टू डे चलाने के लिए चाहिए, वो मेरा पैसा किस में अटकता है बताइए? करंट एसेट्स में। पर सारा पैसा मुझे लाने की जरूरत नहीं है, कुछ मैं मार्केट से उधार भी ले लेता हूं, उसे क्या बोलते हैं? करंट। तो करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस करूं तो इतना मुझे धंधे में चाहिए कैपिटल, दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो कोई भी बिजनेस चलाने के लिए दो कैपिटल चाहिए होता है। पहला चाहिए होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको बोलते हैं इक्विटी प्लस नॉन करंट, एंड दूसरा चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल। वो कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स। क्योंकि देखो अगर डेटर में 5 लाख अटके पड़े तो उधार भी तो मार्केट से लिया है 3 लाख का, तो कितना मुझे लाना पड़ेगा? 2 लाख। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है बताइए? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बस ये बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए तुम्हें, बाकी अपने आप आंसर आ जाता है। कैसे? क्लियर? समझ आ गया? क्लियर है ये चीज? बैलेंस शीट बनाना समझ आ गया पूरा? ग्रेट। क्या सीखेंगे आज हम? सबसे पहले करंट रेशियो। ओके गाइस, सो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या निकालना है बताइए? करंट रेशियो। ठीक है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बताइए? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। चलिए देखते हैं क्या क्या करंट एसेट्स है। क्या ये करंट एसेट्स है इक्विटी शेयर कैपिटल? जी नहीं। इन्वेंट्री एक करंट एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल एक करंट एसेट्स है, एडवांस टैक्स क्या होगा वो? सर करंट एसेट्स, टैक्स पे कर दिया एडवांस में, अभी तक बेनिफिट लेना बाकी है, इट इज करंट एसेट्स। नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज अ करंट एसेट्स। ट्रेड पेबल्स क्या होगा? करंट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या? करंट। 10% इन्वेस्टमेंट को क्या अज्यूम करेंगे? बोलो। 10% इन्वेस्टमेंट्स, इज इट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म? इफ नथिंग इज मेंशन देन विल अज्यूम एज लॉन्ग टर्म। क्या चीज क्लियर? निकालो। सब तो बता दिया, निकालो ना आंसर। So if I add all the current assets, it is 1 लाख 220, 220 और ये 80, तो टोटल करंट एसेट्स हो गया 3 लाख। अपॉन करंट लायबिलिटी कितना है? ट्रेड पेबल्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग विच इज 1 लाख। तो रेशियो कितना आया बताइए? व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 3:1? ये सर ये बढ़िया पोजीशन पे या खराब पोजीशन पे है? क्यों? क्योंकि 1 रुपए के लिए उनके पास 3 रुपए, मतलब भाई अच्छी खासी लिक्विडिटी है, तकलीफ नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो कंपनी को कोई कैश रंच की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्या चीज क्लियर?